हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल ईयर 25-26 चल रहा है जो कि 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो चुका है और 31 मार्च 2026 तक चलेगा। और जिसका असेसमेंट ईयर 26-27 है, जिसमें आप अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे। लेकिन दोस्तों 25-26 जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें आप अपने टैक्स की प्लानिंग करते हैं। तो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आपने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जैसे कि हाउस, फ्लैट, अपार्टमेंट, विला, कोठी को सेल किया हुआ है और इसके बदले में आपने कोई कॉमर्शियल शॉप या फिर ऑफिस को बाई किया हुआ है, तो इस ट्रांजेक्शन्स के ऊपर इनकम टैक्स में आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, क्या आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगी, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो इनकम टैक्स में प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन्स पे आपको जो टैक्सेस देने होते हैं वो गेन या प्रॉफिट पे देना होता है। अब जनरली प्रॉपर्टी सेल पे दो टाइप्स के गेन हो सकते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तब होती है जब आप उस प्रॉपर्टी को 24 मंथ्स या 2 साल के अंदर आपने बाई और सेल किया हुआ है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तब होती है जब उस प्रॉपर्टी को आप 24 मंथ्स या 2 साल के बाद आपने सेल किया हुआ है। अब इस कैपिटल गेन को निकालने का जो नॉर्मल फार्मूला होता है दोस्तों, वो होता है जो प्रॉपर्टी आपने सेल की हुई है उसकी सेल वैल्यू, उसमें से आपको परचेस वैल्यू माइनस करनी होती है। अब उस परचेस वैल्यू में कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो कि आपको ऐड करने होते हैं, जैसे कि परचेस कॉस्ट हो गया, मतलब जितने में आपने उस प्रॉपर्टी को खरीदा था, प्लस ब्रोकरेज कमीशन, लॉयर की फीस, रजिस्ट्री फीस, ये सब आपको इंक्लूड करके सेल में से माइनस करना है। अब जो सेल वैल्यू यहाँ पे ली जाती है इनकम टैक्स के रूल के अनुसार, वो थोड़ा डिफरेंट है। इसमें जो एक्चुअल सेल वैल्यू आप सेल डीड में डिक्लेयर करते हैं और जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होती है, मतलब जिस वैल्यू पे आप स्टैंप ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट को पे करते हैं, इन दोनों वैल्यू में जो सबसे ज्यादा होता है वही सेल वैल्यू कंसीडर किया जाता है। लेकिन इनकम टैक्स में एक सेफ हार्बर रूल है जो कि सेक्शन 50C में कवर्ड है। अब इस सेफ हार्बर रूल में आपको थोड़ी सी सेल वैल्यू में रियायत दी जाती है। अब रूल ये कहता है कि यदि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 110% ऑफ एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है, तो उस केस में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को सेल वैल्यू नहीं माना जाएगा, बल्कि जो एक्चुअल सेल वैल्यू है उसी को ही सेल वैल्यू मानकर कैलकुलेशन किया जाएगा। लेट से कि प्रॉपर्टी के सेल डीड में आपने सेल वैल्यू डिक्लेयर की 20 लाख रुपीस प्रॉपर्टी की, और जो स्टैंप ड्यूटी पे की जा रही है उसकी वैल्यू है 25 लाख। तो नॉर्मल रूल के अनुसार तो यहाँ पे हो गया कि दोनों में से जो ज्यादा है तो वहां पे 25 लाख को सेल वैल्यू मानेंगे। लेकिन सेफ हार्बर रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे दोस्तों 110% तक यदि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, तो उस केस में सिर्फ जो एक्चुअल सेल वैल्यू आपने सेल डीड में डिक्लेयर की हुई है उसी को ही लेकर के कैलकुलेशन करना होगा। अब इसके लिए एक एग्जांपल लेंगे, दो केसेस को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला यहाँ पे ये है कि लेट से कि जो एग्रीमेंट वैल्यू है सेल डीड में जो आपने सेल डिक्लेयर किया और 20 लाख रुपीस की है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 20,50,000 रुपीस की है। अब यहाँ पे जो एक्चुअल सेल वैल्यू और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, इन दोनों का यदि परसेंटेज कैलकुलेट किया जाए कि एक्चुअल सेल वैल्यू से स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितना परसेंट ज्यादा है, तो यहाँ पे दोस्तों सिर्फ 2.5% ही ज्यादा है। तो हमने क्या बताया कि यदि 110% तक, ठीक है, मतलब कि जो सेल वैल्यू है लेट से यहाँ पे 20 लाख रुपीस की है और इसका 110%, तो 20 लाख का 110% कितना आएगा, 22 लाख आएगा। तो 22 लाख तक दोस्तों यदि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, तो उस केस में यहां पे हम सेल वैल्यू सिर्फ 20 लाख ही कंसीडर करेंगे। अब इस केस में देखिए यहाँ पे सिर्फ 102.5 है जो कि इस लिमिट के अंदर आ रहा है। अब यहाँ पे जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा वो 20 लाख रुपीस माना जाएगा, जो कि एक्चुअल सेल प्राइस है। तो ये एक्चुअल सेल प्राइस में से आपको परचेस वैल्यू माइनस करनी है, तो आपकी कैपिटल गेन कैलकुलेट हो जाएगी। सेकेंड सिनारियो यहाँ पे ये है कि 15 लाख रुपीस एक्चुअल सेल वैल्यू है और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितने हैं, 20,50,000। तो 15 लाख का हम 110% कैलकुलेट करेंगे। 15 लाख का 110% हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ रही है 16,50,000। तो हमारी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू यदि 16,50,000 तक आती है तो यहाँ पे सेफ हार्बर रूल्स अप्लीकेबल हो जाता है, और ऐसे केस में जो 15 लाख हमारी एक्चुअल सेल वैल्यू है सिर्फ उसी को ही हम काउंट करेंगे। लेकिन यदि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इससे क्रॉस कर जाता है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 20,50,000 है, तो उस केस में
हमारी जो एक्चुअल सेल वैल्यू होगी वो 15 लाख नहीं होगी दोस्तों, बल्कि 20,50,000 होगी। परसेंटेज में भी आप देखोगे तो 110% से क्रॉस कर चुका है। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 20,50,000 है, इसमें से जो भी परचेस वैल्यू उसको माइनस करेंगे, फिर हमारी कैपिटल गेन निकल के आएगी। अब कैपिटल गेन आपकी शॉर्ट टर्म भी आ सकती है और लॉन्ग टर्म भी आ सकती है, दोनों को निकालने का फार्मूला सेम है जो कि मैंने आपको बताया। यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल के आ रही है तो उस केस में दोस्तों स्लैब रेट से ही टैक्सेस लगेंगे। स्लैब रेट न्यू टैक्स रेजिम के लिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यदि इस स्लैब में आपकी गेन आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज एप्लीकेबल हो जाएगा और टैक्सेस पे करने होंगे। और यदि ओल्ड टैक्स रेजिम में आप जा रहे हैं तो उसके स्लैब रेट स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही टैक्सेस का पेमेंट करना होगा। लेकिन दोस्तों जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होती है तो लॉन्ग टर्म के केस में मैंने आपको बताया था कि यदि 24 मंथ्स के बाद आप सेल आउट करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। अब बजट 2025 में इसमें कोई भी उतना खास बदलाव नहीं किया गया था। जो बजट 2024 में अनाउंसमेंट की गई थी दोस्तों वो एज इट इज कंटिन्यूड है। तो लॉन्ग टर्म के केस में आपको इंडेक्सेशन की बेनिफिट पहले मिलती थी और अभी भी इंडेक्सेशन की बेनिफिट मिलती है, लेकिन इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ये दिया गया है कि आप इंडेक्सेशन की बेनिफिट को उठाना चाहते हैं तो 20% के रेट से टैक्सेस आप कैलकुलेट करिए और विदाउट इंडेक्सेशन की भी बेनिफिट दी गई है। अब यदि कैपिटल गेन विदाउट इंडेक्सेशन आप कैलकुलेट करते हैं तो उस केस में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के जो टैक्स रेट्स हैं वो अलग है। तो विथ इंडेक्सेशन 20% है और विदाउट इंडेक्सेशन 12.5% है। अब दोस्तों इन दोनों को ही आपको कैलकुलेशन करना है। इन दोनों में से जो कम होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको टैक्सेस पे करने होते हैं। अब इसके लिए एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपने 2008-9 में बाई किया और उसको आप सेल कर रहे हो 25-26 में। पहला विथ इंडेक्सेशन देखेंगे, दूसरा विदाउट इंडेक्सेशन देखेंगे। यहाँ पे जो परचेस प्राइस है 20 लाख रुपीस की हम एज्यूम कर रहे हैं और यहाँ पर भी 20 लाख एज्यूम कर रहे हैं। जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है दोस्तों, जो इंडेक्सेशन की बेनिफिट आपको मिलती है वो इंडेक्स के अकॉर्डिंग मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे 137 है दोस्तों 2008-9 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, और जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स सेल ईयर का है उसे भी लेना होता है। 376 आ गया। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन पहले निकालेंगे 20 लाख रुपीस का। ये दोस्तों कैलकुलेशन हमने कर लिया तो 54,89,51 ये आ रहा है और सेल प्राइस यहाँ पर है 65 लाख रुपीस की। अब देखिए ये जो सेल प्राइस है और उसके बाद जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो आपको अपना टैली करना होगा कि कितना आ रहा है। जस्ट एक एग्जांपल पर्पस के लिए आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ किस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है, लेकिन कंपैरिजन आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेकर के करके तभी दोस्तों सेल वैल्यू आपको लेनी है, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल गेन कैलकुलेट करें, 65 लाख में से 5489 को माइनस कर दिया तो ये 10,10,949 आ गया। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विथ इंडेक्सेशन मैंने आपको बताया था 20% के रेट से ये कैलकुलेट होगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स पे करना होगा वो दोस्तों यहाँ पे 2,190 का पे करना होगा। तो ये हो गया विथ इंडेक्सेशन की कैलकुलेशन। अब इसके बाद विदाउट इंडेक्सेशन की कैलकुलेशन करते हैं। जो परचेस प्राइस है वो सेम टू सेम है, यहाँ पे कोई इंडेक्सेशन नहीं मिलेगी तो 20 लाख ही हमारी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन ट्रीट की जाएगी। सेल वैल्यू 65 लाख की है तो यहाँ पे कैपिटल गेन आ गया 45 लाख। 12.5% का रेट यहाँ पे एप्लीकेबल होगा तो ये आ रहा है 5,62,500। तो आपको इन दोनों में से कंपैरिजन करना है। अब देखिए इन दोनों में क्या है, कम कौन सा है, ये अमाउंट कम है तो ये अमाउंट टैक्स के रूप में पे होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो हमने इस प्रॉपर्टी को सेल किया है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, हमने इस पैसे को किसी कॉमर्शियल शॉप या फिर ऑफिस में इन्वेस्ट कर दिया है तो हमें कितनी इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेगी। दोस्तों इसके लिए आपको एक सिचुएशन समझना होगा। यदि आपने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को सेल की हुई है और आप फिर से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बाई करते हैं तो आपको सेक्शन 54 में एग्जेम्पशंस मिलता है, ठीक है। मतलब जो आपके टैक्सेस अभी कैलकुलेट होकर के आए हैं वो टैक्सेस हो सकता है कि आपको जीरो पे करने पड़े, ठीक है। उसकी एक पूरी कैलकुलेशन होती है जिसके अकॉर्डिंग कि आपको टैक्स का पेमेंट करना होता है। यदि आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को सेल किया और आपने कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को बाई किया हुआ है, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी कॉमर्शियल शॉप या फिर ऑफिस आपने बाई किया हो तो उस केस में सेक्शन 54 का कोई भी एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों जो भी कैपिटल गेन अभी कैलकुलेट किया वो आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि उसकी कोई बेनिफिट आप यहाँ पे ले नहीं सकते। थर्ड सिचुएशन है कि आपने कोई अदर एसेट्स
जैसे कि यहाँ पे कोई लैंड हो गया, प्लॉट हो गया, एग्रीकल्चरल लैंड हो गया, कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी जैसे शॉप या ऑफिस हो गया, इक्विटी शेयर्स या म्यूचुअल फंड, गोल्ड, ज्वेलरी, प्रीशियस मेटल्स, या फिर जो भी आर्टिस्टिक वर्क्स या कलेक्शंस, ये जो एसेट्स आप सेल करते हैं उसके बदले में कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आप बाई कर रहे हो, तो उस केस में सेक्शन 54F में आपको एग्जेम्पशन मिलता है और आपके कैपिटल गेन प्रोपोर्शनल बेसिस पे एग्जेम्प्ट हो सकते हैं और आपके टैक्सेस जीरो हो सकते हैं। यहां पे यदि आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को सेल करते हो और आप कोई भी दूसरा कोई भी चीज बाई करते हो, उसका कोई नाम यहाँ पे नहीं है, तो उस केस में दोस्तों ये एग्जेम्पशंस आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अब जो प्रॉपर्टी यहाँ पे बाई कर रहे हो वो कोई फ्लैट या हाउस हो सकता है, या फिर आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को सेल किया, आप कॉमर्शियल बाई कर रहे हो, तो मैंने आपको शॉप ऑफिस का एग्जाम्पल दिया ही था। यहाँ पे कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ही आपको बाई करनी है तभी मिलेगा, और यहाँ पे जो भी कैपिटल गेन आएगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिचुएशन आपको समझना है, इनकम टैक्स में आपको एग्जेम्पशंस मिलता है दोस्तों सेक्शन 54, सेक्शन 54F, सेक्शन 54EC में, लेकिन सबके कंडीशंस अलग अलग है। तो कमर्शियल शॉप या ऑफिस को यदि आप बाई करेंगे तो इनकम टैक्स में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलती है, जो भी टैक्सेस आएंगे वो आपको पे करने पड़ेंगे। होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद है, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।